हेलो एवरीवन, मैं संदीप पांडे यूथ कंपटीशन के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। हम लोग एसएससी जीडी कांस्टेबल की फरवरी में प्रस्तावित परीक्षा के लिए हमारे पब्लिकेशन की बुक आई है, जिसमें 5000 क्वेश्चन करीब करीब पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न उनका संकलन किया गया है। उन्हीं को हम लोग बारी बारी से देख रहे हैं। तो इस क्रम में आज हम लोग प्रारंभ करेंगे मध्यकालीन इतिहास। पिछली क्लास में आपको प्राचीन भारत के क्वेश्चन कराए गए थे। उसी के आगे इसी श्रृंखला को जारी रखते हुए हम लोग स्टार्ट करेंगे मिडिवल हिस्ट्री। तो देखिए, इसमें पहला प्रश्न, मोठ की मस्जिद किस शासक के शासनकाल में बनवाई गई थी? मोठ की मस्जिद ये सिकंदर लोदी के शासनकाल में, सिकंदर लोदी के वजीर मियाँ भुइया के शासनकाल में बनवाई गई थी। लोधी वंश दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत कुल 5 वंशों ने शासन किया: गुलाम वंश, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। तो ये लोधी वंश आखिरी वंश है दिल्ली सल्तनत का। इसके शासक थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के शासनकाल में मोठ की मस्जिद का निर्माण किया गया था। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 2023 और 2024 लगातार 2 बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। इसका आंसर आप लोग देख लीजिए, ऑप्शन बी सिकंदर लोधी। आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। गयासुद्दीन बलबन, गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था? आपसे बलबन के शासन काल का समय पूछ रहा है। तो गयासुद्दीन बलबन ये गुलाम वंश के शासक थे। गुलाम वंश में पहले शासक कौन से थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ये गुलाम थे मोहम्मद गोरी के। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद किसने शासन किया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक हुए। ये भी गुलाम थे। इसी कारण से देखिए, इसको गुलाम वंश भी कहा जाता है। गुलाम वंश का शासन कहां से प्रारंभ होता है? वर्ष 1206। गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, तुगलक, सैयद और लोधी। लोधी वंश समाप्त होता है 1526 में। 1526 में देखिए पानीपत का युद्ध होता है। बाबर आ गए हैं। बाबर पानीपत के युद्ध में लोधी वंश के अंतिम शासक इब्राहिम लोधी को परास्त करते हैं और वहां से मुगल वंश की स्थापना होती है। मुगल आ गए 1526 में। तो ये जो काल है 1206 से 1526 का, ये काल हम लोग दिल्ली सल्तनत के नाम से जानते हैं। दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल। सल्तनत काल इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि इस काल के जो शासक थे वो सुल्तान की उपाधि धारण किया करते थे, तो इसीलिए इसको सल्तनत काल के नाम से जाना जाता है। तो इसमें देखिए आपसे क्या पूछ रहा है कि गयासुद्दीन बलबन ने किस काल में शासन किया? तो ये गयासुद्दीन बलबन का जो टाइम पीरियड है 1266 से 1287 तक का है। गयासुद्दीन बलबन का समय काल क्यों महत्वपूर्ण है, क्यों इनसे आपका कालखंड देखिए पूछ रहा है। गुलाम वंश के शासकों में से पहले शासक हुए कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरे हुए इल्तुतमिश। इसके बाद इनकी बेटी, इल्तुतमिश की बेटी रजिया सुल्तान बनी। उसके बाद जो शासक हुए वो बहुत कम समय तक रह पाए। रजिया सुल्तान केवल 4 वर्ष तक शासिका रही। तो उसके बाद बड़ा स्थायित्व में कमी आ गई। शासन बार बार शासक बदलते रहे। तो इस कारण से गयासुद्दीन बलबन जब आए 1266 में, तो यहाँ से इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई और शासन में स्थायित्व आया। गयासुद्दीन बलबन एक मजबूत शासक के तौर पे स्थापित हुए। तो इसी कारण से आपसे ये पूछा गया है गयासुद्दीन बलबन का टाइम पीरियड 1266 से 1287। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपका हो गया ऑप्शन ए। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत के अधीन प्रशासन की भाषा क्या थी? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत जो थी, इसके जो सुल्तान थे वो अपने कामकाज में फारसी भाषा का प्रयोग करते थे। आज के ईरान में फारसी भाषा बोली जाती थी। फारस नामक देश था, तो वहां की फारसी भाषा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने अपनाई थी। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लगाया गया खराज कर किसान की उपज के लगभग कितने प्रतिशत हिस्से के बराबर होता था? अलाउद्दीन खिलजी जो थे, ये आप जानते हैं दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत दूसरा वंश है खिलजी वंश। उसके शासक थे अलाउद्दीन खिलजी।
तो जो दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत जो शासक थे वो शरीयत के अनुसार शासन किया करते थे। जो उनकी कर व्यवस्था थी वो शरीयत पर आधारित थी। तो शरीयत के अंतर्गत 4 प्रकार के कर लगाए जाते थे। कौन कौन से? तो जजिया, जकात, खराज और खम्स। ये 4 प्रकार के कर शरीयत के अनुसार दिल्ली सल्तनत के शासकों द्वारा लगाए गए। इनको याद कर लीजिए, खराज और खम्स, जजिया और जकात। तो देखिए इसमें से पूछ रहा है आपसे कि अलाउद्दीन खिलजी द्वारा जो ये खराज नामक कर लगाया गया था किसानों पर, ये कितना होता था? किसानों की जो उपज होती थी उसका कितने प्रतिशत हिस्सा खराज कर के रूप में ले लिया जाता था? तो ये देखिए 50% हिस्सा, बहुत अधिक कर था ये। किसानों की उपज का आधा हिस्सा, 50% हिस्सा ले लिया जाता था खराज कर के रूप में। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे जिन्होंने प्रसिद्ध कविता हस्त बहिस्त लिखी थी? तो आप जानते हैं अमीर खुसरो जो थे ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में थे, उनके दरबारी कवि थे। इन्होंने ही ये हस्त बहिस्त नामक कविता लिखी थी। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? अलाउद्दीन खिलजी जो थे इन्होंने सैन्य व्यवस्था में बहुत सारे सुधार किए, जिसमें से क्या क्या सम्मिलित है? इन्होंने सैनिकों को नियमित वेतन देना प्रारंभ किया। पहले के काल में क्या होता था कि सैनिकों को नियमित रूप से नहीं रखा जाता था। जब युद्ध होता था, युद्ध के समय एक तरह से फ्रीलांसर के रूप में उनकी भर्तियां की जाती थी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने इन चीजों को बदला। उसने सैनिक सुधार किए और नियमित वेतन देना सैनिकों को प्रारंभ किया। उसने सैनिकों के लिए एक सैनिक नगर का भी निर्माण कराया जिसको हम सीरी के नाम से जानते हैं। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो देखिए खिलजी राजवंश द्वारा अलाई दरवाजा, इन विकल्पों में से यही ऑप्शन एक ठीक है। खिलजी राजवंश में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कुबतुल इस्लाम मस्जिद बनवाई गई। इसी कुबतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी जो प्रवेश द्वार है, कुबतुल इस्लाम मस्जिद का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। इसका निर्माण अलाउद्दीन खिलजी द्वारा कराया गया। तो आपसे क्या पूछ रहा है, कौन सा स्मारक इनमें से खिलजी राजवंश द्वारा बनवाया गया था? तो वो अलाई दरवाजा है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, लोधी वंश की नींव निम्नलिखित में से किसके द्वारा रखी गई थी? तो देखिए लोधी वंश सल्तनत काल का आखिरी वंश है जिसने सल्तनत काल में शासन किया। इसकी जो स्थापना की, इस वंश की जो नींव रखी, वो बहलोल लोधी द्वारा रखी गई। ऑप्शन ए इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, 2021 में ये प्रश्न पूछे गए हैं, दिल्ली सल्तनत के दौरान निम्नलिखित में से किस प्रकार का कर एकत्र किया जाता था? तो आपको बताया गया दिल्ली सल्तनत के दौरान जो दिल्ली सल्तनत के शासक थे वो शरीयत के अनुसार कर व्यवस्था को लागू करते थे। तो इसमें से खराज, खम्स, जजिया और जकात, ये कुल 4 प्रकार के कर हैं। इनको आप लोग याद कर लीजिए। दिल्ली सल्तनत के दौरान आपको यही कर दिखाई देंगे बार बार। तो ये खराज कर, क्वेश्चन नंबर 9 का ए आंसर करेक्ट है। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली में जमात खाना मस्जिद, इसका निर्माण निम्नलिखित में से किसके द्वारा किया गया? तो देखिए अलाउद्दीन खिलजी द्वारा, कुवतुल इस्लाम मस्जिद, जमात खाना मस्जिद और सीरी किला आदि आदि का निर्माण किया गया। तो अलाउद्दीन खिलजी इसका राइट आंसर हो गया। इसी जमात खाना मस्जिद और कुवतुल इस्लाम मस्जिद में से कुवतुल इस्लाम मस्जिद का जो दक्षिणी प्रवेश द्वार है उसे हम अलाई दरवाजा के नाम से जानते हैं, जो कि कहाँ है? दिल्ली में है। अगला प्रश्न देखिए, मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया जो निम्नलिखित में से किससे बनी थी? तो देखिए टोकन मुद्रा क्या है। टोकन मुद्रा जैसे आज के समय में रुपया चलता है, नोट चलता है। तो नोट देखिए जैसे 500 का नोट है,
तो 500 के नोट की कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है 500, वो कागज का एक नोट है ना, उसकी वैल्यू वही है जो उसके निर्माण में लागत आई। लेकिन इसको गवर्नमेंट द्वारा ये अश्योरेंस दिया जाता है कि इसके बदले आपको आरबीआई द्वारा 500 रुपये प्राप्त होगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू हो गई। तो इसको हम लोग कहते हैं एक टोकन मुद्रा है, सांकेतिक मुद्रा है। इसके विपरीत पहले जो मुद्राएं चलती थी जैसे सोने चांदी आदि धातुओं के सिक्के, तो जैसे सोने का सिक्का है, तो सोने के सिक्के की अपने में एक वैल्यू है जो गोल्ड की वैल्यू है, तो ये इंट्रिंसिक वैल्यू है, इसमें समाहित है ये वैल्यू। लेकिन जो टोकन मुद्रा है वो एक तरह की सांकेतिक मुद्रा है। तो इसी तरह से मोहम्मद तुगलक ने अपने सैनिकों को भुगतान करने के लिए टोकन मुद्रा का इस्तेमाल किया था। ये टोकन मुद्रा किसी बहुमूल्य धातु से ना बनी होकर सस्ती मिश्रित धातुओं से बनी होती थी। यही कारण था कि इसका बहुत आसानी से लोग अपने घरों में निर्माण करने लगे, जिस कारण ये मुद्रा धीरे धीरे प्रचलन से बाहर हो गई, जाली मुद्रा बाजार में बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। अगला प्रश्न देखिए, कुतुब मीनार के 5वें तल का निर्माण निम्न में से किसके शासनकाल के दौरान किया गया था? तो देखिए, कुतुब मीनार का जो निर्माण है ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने प्रारंभ करवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक इसका केवल निचला भाग ही बनवा पाए और उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं रहे। उसके बाद इल्तुतमिश ने इसमें आगे की 3 मंजिलों का निर्माण करवाया। आपसे पूछ रहा है कि इसके 5वें तल का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो फिरोज शाह तुगलक के काल में आकाशीय बिजली गिरने के कारण कुतुब मीनार का ऊपरी हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया, तो जिसके बाद फिरोज शाह तुगलक ने इसमें 2 और मीनारें जोड़ दी और ये कुतुब मीनार कुल हो गई 5 मंजिला। तो आपसे वही पूछ रहा है कि 5वें तल का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा किया गया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत या असत्य है? एक एक करके सभी कथनों को देखिए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली पर 1206 से लेकर 1210 तक शासन किया, यह कथन पूरी तरह सत्य है। अगला देखिए, दिल्ली सुल्तानों के समय अरबी प्रशासनिक कामकाज की भाषा थी। तो अभी आपको बताया गया कि दिल्ली सुल्तानों के समय प्रशासनिक कामकाज की भाषा अरबी ना होकर क्या थी? फारसी थी। ये भी आपसे देखिए प्रश्न पूछा जा चुका है। तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है ये कथन गलत है। अगला भी देख लीजिए कथन, दिल्ली पहले तोमर राजपूतों के अधीन एक राज्य की राजधानी बनी। तो दिल्ली का जो बसाव किया गया, जो दिल्ली को बसाया गया, वो तोमर राजपूतों ने ही बसाया था, तो ये कथन सही है। दिल्ली में ढाले गए सिक्कों को देहलीवाल कहा जाता था, तो ये कथन भी आपका सही है। तो इस प्रकार से इस प्रश्न में पूछा गया कि कौन सा कथन गलत है, तो ऑप्शन बी जो है ये गलत कथन है, यही आपका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल के दौरान एक पांडुलिपि तैयार करने के लिए 4 चरण आवश्यक होते थे। निम्नलिखित में से कौन सा चरण उनमें से एक नहीं था? देखिए, दिल्ली के सुल्तानों के समय पांडुलिपि लिखी जाती थी। पांडुलिपि किसको कहते थे? जो हाथ से लिखी जाती थी, जो कागजों पर। तो उसके 4 चरण होते थे। 4 चरण कौन कौन से थे? तो देखिए, पहले तो कागज तैयार किया जाता था, उसके बाद लेख लिखा जाता था, फिर उसको सोने में ढाला जाता था और उसके बाद उसकी बाइंडिंग होती थी। तो इसमें से देखिए कौन कौन से ऑप्शन आपके ठीक है। पाठ का लेखन, ये ठीक है, लेखन तो आप करेंगे ही। बंद या बाइंडिंग करना, ये अंतिम चरण है, ये भी ठीक है। पाठ को संपादित करना, ऐसा कोई भी प्रक्रिया नहीं अपनाई जाती थी, एडिटिंग या संपादन उसमें नहीं होता था। महत्वपूर्ण शब्दों और अंशों को चिन्हित करने के लिए सोना पिघलाना, ये देखिए तीसरा चरण था, इसी की यहाँ पे बात हो रही थी। तो आपके ऑप्शन ए, बी और डी में दिए हुए कथन सही है। ऑप्शन सी में जो दिया हुआ कथन है ये गलत है। यही आपसे पूछ रहा है कि उनमें से एक नहीं था, 4 चरणों में से कौन सा एक चरण इनमें से नहीं था, तो ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ पर स्थित है? तो कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में स्थित है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनवाई गई, इसी का दक्षिणी प्रवेश द्वार अलाई दरवाजा के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, दिल्ली सल्तनत में सैन्य कमांडरों को सौंपी गई प्रादेशिक इकाइयों को किस रूप में जाना जाता था? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत का धीरे धीरे विस्तार होता गया और सल्तनत का जो क्षेत्र था वो बहुत बड़ा हो गया। तो उन इतने बड़े क्षेत्र पर प्रशासन करना आसान नहीं, तो इसीलिए इस पूरे दिल्ली सल्तनत के क्षेत्रों को कई अलग अलग भागों में बांट दिया गया।
तो इन अलग अलग भागों को इक्ता कहते थे। यही आपसे यहाँ पूछ रहा है कि प्रादेशिक इकाइयों में बांटा गया था, तो इन प्रादेशिक इकाइयों को क्या कहा जाता था? तो इन्हें इक्ता कहा जाता था। इसमें आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्न में से किस शासक ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया? तो देखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार और 2.5 दिन का झोपड़ा, ये एक मस्जिद है राजस्थान में, तो 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सुल्तान रजिया के पिता कौन थे? तो देखिए, गुलाम वंश 1206 से स्टार्ट होता है, यहीं से दिल्ली सल्तनत की नींव प्रारंभ होती है। तो गुलाम वंश के पहले शासक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद उनके उत्तराधिकारी हुए इल्तुतमिश, और इल्तुतमिश की बेटी थी सुल्ताना रजिया। तो वही आपसे पूछ रहा है कि सुल्ताना रजिया के पिता कौन थे? तो इल्तुतमिश थे। ऑप्शन सी राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लीजिए जल्दी से, अमरोहा के युद्ध में दिल्ली सल्तनत को किसके ऊपर विजय प्राप्त हुई? तो देखिए, अमरोहा जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है, मुरादाबाद के पास। यहाँ पर मंगोल सेना और दिल्ली सल्तनत के बीच युद्ध हुआ था। तो दिल्ली सल्तनत को मंगोल सेना के ऊपर विजय प्राप्त हुई थी अमरोहा के युद्ध में, इसीलिए महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, खतौली की लड़ाई में मेवाड़ के राणा सांगा ने दिल्ली के किस सुल्तान को पराजित कर उसे कैद कर लिया और फिरौती वसूलने के बाद उसे रिहा कर दिया? तो ये देखिए, इब्राहिम लोदी हैं। लोदी वंश में इब्राहिम लोदी, इनको किसने हराया? बाबर ने हराया पानीपत के युद्ध में, और उनसे पहले राणा सांगा ने खतौली की लड़ाई में इनको हराया, इनको बंदी बना लिया और फिरौती लेकर फिर छोड़ दिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने अपनी अदालत में सिजदा और पैबोस की प्रथा शुरू की? तो देखिए, सिजदा क्या प्रथा थी? ये ईरानी प्रथा है, तुर्की परंपरा। सिजदा में घुटनों के बल बैठकर सुल्तान को सलाम करना होता है, और पैबोस में पेट के बल लेटकर सुल्तान के पैरों को चूमना होता है। इस तरह की प्रथा किसने स्टार्ट की थी? ये बलबन ने स्टार्ट की थी। बलबन इल्तुतमिश के बाद गुलाम वंश का एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुआ। बलबन का ही देखिए आपसे टाइम पीरियड पूछा गया था, 1266 से स्टार्ट होता है ना, दूसरे ही प्रश्न में था ये। तो यही आपसे पूछ रहा है कि सिजदा और पैबोस की प्रथा अपने दरबार में किसने स्टार्ट की? तो ये गयासुद्दीन बलबन ने स्टार्ट की। गयासुद्दीन जो है, इनका ये टाइटल था, इन्होंने ये टाइटल एक्वायर किया था, बलबन इनका नाम है, गयासुद्दीन बलबन। ऑप्शन डी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस दिल्ली सुल्तान ने कठोर नीति अपनाई? तो ये बलबन ही है, गयासुद्दीन बलबन। इन्होंने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई। ये भी आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त एवं लौह की नीति अपनाई? तो ये बहुत ही कठोर नीति थी रक्त एवं लौह की, ये दिल्ली सुल्तान गयासुद्दीन बलबन द्वारा अपनाई गई थी। तो आपका ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, सूफी मूवमेंट यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है मिडवल हिस्ट्री के अंतर्गत। सूफी उस्ताद अपनी सभाओं को अपनी खानकाहों में आयोजित करते थे, तो इनकी खानकाहों को क्या कहा जाता था? तो इनकी खानकाहों को या गुफाओं को धर्मशालाएं कहा जाता था। ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, भक्ति संत थी आंडाल, ये निम्नलिखित में से किस धार्मिक संप्रदाय से संबंधित थी? तो भक्ति संत आंडाल ये दक्षिण भारत से संबंधित थी, इन्हें दक्षिण भारत की मीरा भी कहा जाता है। ये वैष्णव संप्रदाय की अनुयायी थी। यही आपसे यहाँ पूछ रहा है कि भक्ति संत आंडाल निम्नलिखित में से किस संप्रदाय से संबंधित थी? तो वो वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थी। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय इतिहास के मध्यकाल के कवि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस किस भाषा में लिखी थी? तो ये तो सभी लोग जानते हैं, रामचरितमानस अवधी भाषा में लिखी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है? तो देखिए, संगम क्या है? तमिल कवियों का सम्मेलन होता था, जिसे हम संगम कहते थे। जो पांड्य राजा थे
दक्षिण भारत के, उन्होंने संगम सम्मेलनों को बहुत ही आश्रय दिया, संरक्षण प्रदान किया। तो यही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर का संबंध संगम साहित्य से है। तो संगम सम्मेलन जो है, पहला संगम सम्मेलन मदुरई में आयोजित हुआ था, तीसरा सम्मेलन भी मदुरई में आयोजित हुआ। तो वही आपसे मदुरई ऑप्शन में देके पूछा जा रहा है, तो मदुरई में संगम साहित्य संपन्न हुए। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, महानवमी डिब्बा, इसका ऐतिहासिक महत्व निम्नलिखित में से किस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो देखिए, महानवमी डिब्बा जो है, ये बहुत बड़ा एक चबूतरा होता था, ऐसे इसमें सीढ़ियां बनी होती थी। ये एक यूनेस्को स्थल भी है, सांस्कृतिक स्थल है हमारा। महानवमी डिब्बा ये विजयनगर साम्राज्य में आपको दिखाई देगा। विजयनगर साम्राज्य कर्नाटक में हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, और कृष्णदेव राय विजयनगर साम्राज्य के एक बहुत ही शक्तिशाली शासक हुए। तो आपसे पूछ रहा है महानवमी डिब्बा, इस पे जो हमारे शासक थे, इसी बड़े से चबूतरे पर बैठा करते थे। कृष्णदेव राय, जिन्होंने 1509 से 1529 तक विजयनगर पर शासन किया, वो किस राजवंश से संबंधित थे। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य के बहुत ही महत्वपूर्ण ये शासक हैं कृष्णदेव राय, ये तुलुव राजवंश से संबंधित थे। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडहरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल भी घोषित किया गया है। तो ये देखिए, हम्पी है। विश्व विरासत स्थल से ही आप रिलेट कर सकते हैं कि हम्पी है कर्नाटक में। ये विजयनगर साम्राज्य से संबंधित है। विजयनगर के अंतर्गत कृष्णदेव राय बहुत ही महत्वपूर्ण शासक हुए। वो एक हिंदू शासक थे और अपने खंडहरों के लिए कर्नाटक का हम्पी प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न देखिए, दक्षिण भारतीय वंश विजयनगर साम्राज्य किस राजा द्वारा स्थापित किया गया था। तो अभी आपको बताया गया कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। तो इसमें ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, किस वर्ष में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया। तो देखिए, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। पानीपत का ये पहला युद्ध है। पानीपत का प्रथम युद्ध वर्ष 1526 में हुआ। किसके किसके बीच हुआ, तो बाबर और लोदी वंश के शासक इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। देखिए, बाबर से पहले आप जानते हैं सल्तनत काल चल रहा है भारत में 1206 से लेकर 1526 तक। 1526 में क्यों सल्तनत काल खत्म हो जाता है, क्यों हम मानते हैं कि 1526 से सल्तनत काल खत्म हो गया और मुगल काल शुरू हो गया, क्योंकि 1526 में पानीपत की लड़ाई होती है। पानीपत की लड़ाई बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच होती है। इब्राहिम लोदी हार जाते हैं और भारत में मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो वही आपसे पूछ रहा है कि पानीपत का युद्ध वास्तव में किस वर्ष में हुआ, या किस वर्ष में पानीपत के युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को पराजित कर दिया। तो ये 1526 में। अगला देखिए, शेर खान ने किस वर्ष में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। तो देखिए, 1526 में बाबर आते हैं, पानीपत का युद्ध होता है। बाबर के बाद बाबर के उत्तराधिकारी हुए हुमायूं। हुमायूं को किसने हराया, शेर खान ने, या शेर शाह सूरी भी इनको कहते हैं। शेर शाह सूरी या शेर खान ने वर्ष 1539 में चौसा के युद्ध में हुमायूं को हराया। ठीक है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा निर्मित कौन सी कृति है जो लगभग 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का मुख्य निवास रहा। तो देखिए, 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राट शाहजहां ने लाल किला बनवाया था दिल्ली में। करीब 200 वर्षों तक, अगले 200 वर्षों तक मुगल सम्राटों का ये निवास स्थान रहा है, लाल किला दिल्ली। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया।
अगला प्रश्न देखिए, मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? देखिए बाबर के बारे में 4 कथन दिए हुए हैं। जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 18 वर्ष थी। 18 नहीं, जब वो सिंहासन पर बैठा तो उसकी उम्र 12 वर्ष थी। कहाँ बैठा था, कहाँ के सिंहासन पर? भारत में नहीं, फरगना में। उसने फरगना के राज सिंहासन पर विजय प्राप्त की थी, ये कथन सही है। उसने 1494 में राज सिंहासन प्राप्त किया था, ये कथन भी सही है। वर्ष 1494 में बाबर फरगना की गद्दी पर बैठा। वह पहला मुगल सम्राट था, हाँ ये बात भी सही है। भारत में मुगल वंश की नींव बाबर ने ही रखी थी। तो मुगल सम्राट बाबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो गलत कथन कौन सा हो गया? ऑप्शन ए। 18 वर्ष की उम्र में ना बैठकर वो 12 वर्ष की उम्र में सिंहासन पर बैठा था, फरगना के सिंहासन पर। अगला प्रश्न देखिए, फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन इस रूप में भी किया है। किस रूप में किया है? ईश्वर के शागिर्द, ईश्वर के अवतार, ईश्वर की छाया या ईश्वर के अनुयायी। तो ईश्वर की छाया के रूप में फारसी इतिहासकारों ने मुस्लिम सुल्तानों का वर्णन किया है। बिल्कुल फैक्चुअल क्वेश्चन है ये। 35 का सी आपका करेक्ट आंसर हो गया। अगला देखिए, दिल्ली में लाल किले का निर्माण निम्नलिखित में से किसने कराया था? तो अभी अभी देखिए क्वेश्चन आपने किया कि शाहजहां द्वारा निर्मित दिल्ली का लाल किला, जहां अगले 200 वर्षों तक मुगल सम्राट रहा करते थे, मुगल सम्राटों का वो निवास स्थान था। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, किस सम्राट ने मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी को उनकी सुंदर लिखावट के लिए जरीन कलम या स्वर्ण कलम की उपाधि से सम्मानित किया? तो ये है सम्राट अकबर। सम्राट अकबर के दरबार में सुलेख का जो काम था, ये मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी, ये कश्मीर से संबंधित है, इसीलिए इनके नाम में देखिए कश्मीरी लगा हुआ है। मोहम्मद हुसैन अल कातिब कश्मीरी जो थे, ये बहुत ही सुंदर लिखावट थी इनकी, बहुत ही साफ और लंबे अक्षर प्रयोग करते थे ये। तो इसी कारण से ये अकबर के दरबार में सुलेख का काम किया करते थे, और इसीलिए अकबर ने इनको स्वर्ण कलम या जरीन कलम की उपाधि से सम्मानित किया था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, औरंगजेब ने कहां पर एक लंबी लड़ाई लड़ते हुए अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को अधिकांशतः खर्च कर दिया था? तो देखिए औरंगजेब बहुत ही एक महत्वाकांक्षी शासक था। दक्षिण पर या दक्कन में इसके राज्य का विस्तार नहीं हो पाया था, तो दक्कन में इसने बहुत लंबी लड़ाइयां लड़ी और जीत नहीं पाया, जिस कारण से लंबे समय तक लड़ते रहने के कारण इसके औरंगजेब के शासनकाल के सैन्य और वित्तीय संसाधन जो थे वो अधिकांशतः खर्च हो गए। और आप आगे देखेंगे कि आगे चलकर औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए वो भी बहुत ही अयोग्य हुए, जिस कारण से भारत में बड़ी राजनीतिक अस्थिरता आती गई और धीरे धीरे करके फिर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। तो इसमें आपका ऑप्शन राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, हैदराबाद राज्य के संस्थापक निजामुल मुल्क आसफ जाह, ये कौन से सम्राट थे? वो फर्रुखसियर, जिनके दरबार के सबसे शक्तिशाली सदस्य थे। तो फर्रुखसियर आप जानते हैं ये मुगल सम्राट थे। देखिए 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद उनका बेटे, 3 बेटे हैं उनके, मुअज्जम, आजम और कामबख्श। तो मुअज्जम जो है अपने दोनों भाइयों को युद्ध में हराकर स्वयं शासक बनता है। किस नाम से? मोहम्मद शाह के नाम से। मोहम्मद शाह या बहादुर शाह प्रथम। बहादुर शाह प्रथम औरंगजेब का बड़ा बेटा, ये शासक बनता है 1707 में। औरंगजेब के बाद मोहम्मद शाह, इसकी एक प्रकार से उसका दूसरा नाम है या उसकी कह लीजिए उपाधि है। इसका पूरा नाम, इसको मोहम्मद शाह रंगीला भी कहा करते थे। ये बहुत ही अयोग्य शासक था और विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करता था। इस कारण से इसके नाम की एक उपाधि जोड़ दी गई, मोहम्मद शाह के आगे रंगीला। तो देखिए आपसे पूछ कह रहा है कि निजामुल मुल्क आसफ जाह ये हैदराबाद राज्य के संस्थापक थे। निजामुल मुल्क आसफ जाह ने हैदराबाद राज्य की नींव रखी। ये किस सम्राट के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे? तो सम्राट थे फर्रुखसियर। फर्रुखसियर के कारण ही आपको यहाँ थोड़ा सा क्रम बताना पड़ गया। तो मोहम्मद शाह रंगीला के बाद फर्रुखसियर सम्राट बने थे।
मुगल सम्राट। तो यही पूछ रहा है आपसे कि किस मुगल सम्राट के दरबार में सबसे शक्तिशाली सदस्य थे निजामुल मुल्क आसफजाह, जो कि हैदराबाद राज्य के संस्थापक भी थे। तो मुगल सम्राट फर्रुखसियर के दरबार में थे ये। अगला प्रश्न देखिए, मुगल साम्राज्य ने 17वीं शताब्दी के अंत तक संकट का सामना करना शुरू कर दिया था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका एक कारक या कारण नहीं था? तो देखिए, 17वीं शताब्दी के अंत तक मुगल सम्राट अपने डिक्लाइन पे था और उसने संकटों का सामना करना शुरू कर दिया था। तो उसके क्या क्या कारण थे, वही आपसे यहाँ पूछ रहा है। तो उनमें से देखिए कौन सा एक कारण गलत है। पढ़िए के कथन को, औरंगजेब के उत्तराधिकारियों के अधीन शाही प्रशासन की दक्षता जाती रही। तो ये सही बात है। औरंगजेब के उत्तराधिकारी जो थे वो अयोग्य थे, उनके अधीन वो शाही प्रशासन की जो दक्षता थी वो कम होती गई, घटती गई, और शाही प्रशासन उतनी दक्षता से कार्य नहीं कर पाया। तो ये कथन सत्य है। अगला देखिए, औरंगजेब ने दक्कन में एक लंबा युद्ध लड़कर अपने साम्राज्य के सैन्य और वित्तीय संसाधनों को खर्च कर दिया था। तो ये अभी भी आपको बताया गया, औरंगजेब ने दक्कन में काफी लंबे समय तक युद्ध लड़ा और उस युद्ध में उसके सैन्य और वित्तीय संसाधन खत्म होते गए। अगला ऑप्शन देखिए, बाद के मुगलों ने अपनी शक्तिशाली मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी। औरंगजेब के बाद के जो मुगल हुए उन्होंने अपने मनसबदारों पर कड़ी नजर रखी। नहीं, कड़ी नजर रखते तो इतना प्रशासनहीन नहीं होता चला जाता, बल्कि इन्होंने अपने मनसबदारों को खुली छूट प्रदान कर दी थी। ये भी एक प्रमुख कारण रहा मुगलों के पतन का। तो यही ऑप्शन आपका गलत है, कथन ये वाला। अगला कथन देखिए, उत्तर और पश्चिम भारत के कई हिस्सों में किसान और जमींदारों के विद्रोह से समस्याएं बढ़ गई। देखिए, जब केंद्रीय शक्ति कमजोर पड़ जाती है तो जो और आसपास के जो होते हैं क्षेत्र, वहां पे बगावत शुरू हो जाती है। तो जब औरंगजेब के बाद कमजोर मुगल सम्राट हुए तो पश्चिम भारत और उत्तर भारत के कई हिस्सों में किसान और जमींदारों ने विद्रोह करने शुरू कर दिए। तो ये भी एक कारण रहा मुगलों के पतन का। तो ये कथन भी सही है, आपका बी में भी दिया कथन सही है। तो इसमें आपका सही ऑप्शन क्या हो गया? ऑप्शन सी राइट आंसर। आपसे यही पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा कथन गलत है। अगला प्रश्न देखिए, मुगलों को अपने तैमूर राजवंश पर बहुत गर्व था, वे इसे किस प्रकार मनाया करते थे? तो देखिए, मुगलों को अपने तैमूर होने पर बहुत गर्व था, तो इसी कारण से मुगल जो थे वो क्या किया करते थे, प्रत्येक शासक को तैमूर और स्वयं का एक चित्र प्रदान किया करते थे। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, बेगम नूरजहां का विवाह पूर्व क्या नाम था? तो बेगम नूरजहां जो थी इनका विवाह पूर्व नाम था मेहरुन्निसा। ऑप्शन बी इसमें आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय, या इन्हीं को कहते हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, ये जब हमारी 1857 की क्रांति हुई भारत में तो उस समय मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर। ये भी देखिए, आपके कई आयोगों ने डायरेक्ट पूछा हुआ है कि 1857 की क्रांति के समय भारत का मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर थे हमारे उस समय के मुगल सम्राट। 1857 की क्रांति को जानते हैं आप? 1857 की क्रांति भारत में हुई, जो कि स्टार्ट हुई मंगल पांडे से, फिर पूरे भारत में विद्रोह प्रारंभ हो गए। इसको हम लोग अलग से मॉडर्न हिस्ट्री में कवर करेंगे। तो 1857 की क्रांति के समय बहादुर शाह जफर भारत का मुगल सम्राट था। इनको अंग्रेजों ने फिर बाद में पकड़कर रंगून में निर्वासित कर दिया, वहीं रंगून में इनकी मृत्यु हो गई। ये अंतिम मुगल सम्राट थे। यही आपसे पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह जफर या बहादुर शाह द्वितीय। ऑप्शन डी आपका हो गया राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए, राज्य अधिकार के लिए मुगलों ने किस विरासत का अनुकरण किया? ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, बिल्कुल सहदायिक विरासत का अनुसरण किया। इसको आप लोग बस ऐसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने किस वर्ष में बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को अनुदान स्वरूप देने का फरमान जारी किया था? तो देखिए, 1757 में प्लासी का युद्ध होता है। एक बहुत ही निर्णायक मोड़ है ये भारत के इतिहास में। प्लासी के युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं, फिर उसके बाद 1764 में बक्सर का युद्ध हो जाता है। इसमें भी अंग्रेज जीतते हैं। अंग्रेज आप जानते हैं सभी युद्ध जीतते गए, तभी तो कब्जा कर लिया ना धीरे धीरे पूरे पे। तो इसलिए 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। इसके बाद 1765 में, इसके अगले ही साल, इलाहाबाद की संधि होती है। इस संधि के अनुसार अंग्रेजों ने
मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को विवश किया, एक प्रकार से मजबूरी में उन्होंने बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। देखिए जो फौजदारी थी वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने नहीं ली, वो केवल यहाँ पैसा कमाने आए थे। उन्होंने कहा भैया दीवानी यानी जो टैक्स कलेक्शन होता है, टैक्स इकट्ठा होता है, ये हमको आप दीजिए और आप फौजदारी व्यवस्था देखिए। तो इसका आंसर हो गया हमारा 1765 में इलाहाबाद की संधि हुई थी। इस संधि के अंतर्गत ही मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने बंगाल, बिहार, ओडिशा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को सौंप दी। तो आपका सही ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी। अकबर के दरबार के नवरत्नों में शामिल महेश दास निम्न में से किस नाम से लोकप्रिय थे? तो महेश दास को बीरबल कहा जाता था। आप लोग बीरबल नाम से खूब परिचित होंगे। तो देखिए कमीशन ने घुमा के पूछ लिया इसीलिए कि महेश दास किस नाम से भी परिचित थे, लोकप्रिय थे? तो बीरबल के नाम से। बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को विभिन्न डिवीजनों में विभाजित कर दिया जाता था ताकि दुश्मन को हर तरफ से घेरा जा सके? तो देखिए बाबर ने तुलुगमा युद्ध पद्धति की शुरुआत की थी। इसमें सेना को कई भागों में बांट दिया जाता था, अलग अलग हिस्सों में, सबके अलग अलग काम होते थे और दुश्मन को चारों तरफ से घेर लिया जाता था। इसे हम तुलुगमा पद्धति, ये युद्ध पद्धति है, इसकी शुरुआत बाबर ने की थी। कहा? पानीपत की युद्ध से। तो युद्ध पद्धति है तुलुगमा। इसमें यही आपसे पूछा है कि बाबर ने कौन सी युद्ध पद्धति की शुरुआत की जिसमें सेना को बांट दिया जाता था? तो तुलुगमा युद्ध पद्धति। मुगल साम्राज्ञी नूरजहां द्वारा उनके पिता की याद में बनवाया गया इत्माद-उद-दौला का मकबरा, ये आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ स्थित है? तो ये आगरा में स्थित है। नूरजहां ने अपने पिता की याद में बनवाया था इत्माद-उद-दौला का मकबरा। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन इब्राहिम लोदी को पराजित करने के बाद पहला मुगल सम्राट बना? अगर यहाँ पहला नहीं लिखता तो शायद थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता आपको। अब ऐसे ही लिख दिया कि पहला मुगल सम्राट, तो पहला मुगल सम्राट तो बाबर था। बाबर ने पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को पराजित किया और भारत में मुगल वंश की स्थापना की। अगला प्रश्न देखिए, दारा शिकोह अंततः उत्तराधिकार के युद्ध सामूगढ़ की लड़ाई में किससे हार गया? तो देखिए दारा शिकोह जो था ये औरंगजेब का भाई था। औरंगजेब ने दारा शिकोह को सामूगढ़ की लड़ाई में पराजित किया और स्वयं शासक बन गया, मुगल सम्राट बन गया। औरंगजेब का टाइम पीरियड क्या है? 1658 से 1707। और देखिए औरंगजेब ही मुगल सम्राट का अंतिम शक्तिशाली शासक हुआ। इसके बाद औरंगजेब के जो उत्तराधिकारी हुए वो धीरे धीरे मुगल साम्राज्य को डिक्लाइन की तरफ ले गए, मुगल साम्राज्य ढलता गया और जो है उसके बाद आप देखेंगे भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन होता है और ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ ही भारत में औपनिवेशिक साम्राज्य शुरू होता है। अगला देखिए, राजा टोडरमल निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो राजा टोडरमल ये अकबर के 9 रत्नों में से एक थे। अकबर के 9 रत्न थे, उनमें से एक थे राजा टोडरमल। ये अकबर के राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री थे। राजा टोडरमल ने ही एक जब्ती प्रणाली की शुरुआत की थी, एक प्रकार का टैक्स कलेक्शन था। अभी आगे आप लोग देखेंगे इसको। तो राजा टोडरमल किसके मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे? तो अकबर के शासनकाल के दौरान राजस्व मंत्री थे। दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? देखिए दारा शिकोह आपको बताया हमने औरंगजेब के भाई थे, तो इनके पिता कौन थे? शाहजहां। थोड़ा मुगल का जो क्रम है वो देख लीजिए, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, शाहजहां के बाद औरंगजेब। ये मुगल सम्राटों का क्रम है, इसको आप लोग याद कर सकते हैं। तो बाबर के उत्तराधिकारी हुए हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, फिर जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। तो औरंगजेब और दारा शिकोह किसके बेटे हैं? शाहजहां के। तो वही आपसे पूछ रहा है कि दारा शिकोह के पिता का नाम क्या था? शाहजहां। ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला देखिए, वर्ष 1591 में अकबर के प्रसिद्ध सेना अध्यक्ष राजा मान सिंह ने निम्नलिखित में से किस जनजाति को हराया था? तो सबसे पहले देखिए राजा मान सिंह भी अकबर के 9 रत्नों में से एक थे।
इन्होंने किस जनजाति को हराया था? तो झारखंड में चेरो जनजाति को इन्होंने हराया था, पलामू झारखंड में, और उसके बाद झारखंड पर इन्होंने अपना साम्राज्य स्थापित किया। निम्नलिखित में से कौन मुगल सम्राट अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था? तो देखिए, अकबर के संरक्षक थे बैरम खां। बैरम खां का ये लड़का था अब्दुल रहीम खाने खाना। ये मुगल सम्राट अकबर, कंफ्यूज मत होइएगा, एक ही वर्ड यूज किया जा रहा है, यानी अकबर के शासनकाल के दौरान भारत में रहता था। तो कौन रहता था? अब्दुल रहीम खाने खाना। ठीक है। देखिए, अमीर खुसरो ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। बलबन ये गुलाम वंश में एक शासक हुए, बहुत ही शक्तिशाली शासक थे। इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन हो गया अब्दुल रहीम खाने खाना। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस शासक ने दीन इलाही नाम से एक नई जीवन शैली या एक नए धर्म की शुरुआत की? तो दीन इलाही एक धर्म की शुरुआत की सम्राट अकबर ने। इन्होंने हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध सभी धर्मों की बातों को लेकर एक नया धर्म प्रारंभ किया, दीन इलाही। हिंदुओं में केवल बीरबल ने इस दीन इलाही धर्म को अपनाया था। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह अकबर की मृत्यु निम्नलिखित में से किस वर्ष में हो गई? तो सम्राट अकबर की मृत्यु हो गई वर्ष 1605 में। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला दहसाला नामक कराधान की प्रणाली, कराधान मतलब टैक्सेशन सिस्टम की शुरुआत की? तो कौन से मुगल बादशाह? अकबर के किस वित्त मंत्री ने दहसाला नामक कराधान की शुरुआत की? तो राजा टोडरमल अकबर के नवरत्नों में से एक थे, और ये अकबर के राजस्व मंत्री या वित्त मंत्री भी थे। राजा टोडरमल को जाना जाता है, इन्होंने जब्ती प्रणाली का एक टैक्सेशन सिस्टम शुरू किया। यही जब्ती प्रणाली आगे चल के दहसाला नामक प्रणाली बनी। जब्ती प्रणाली में क्या होता था? पिछले 10 सालों में किसानों की जो उपज हुई है उनका एक एवरेज निकाला जाता था कि 10 साल में आपकी इतनी उपज प्राप्त हुई, और उसका 1/3 भाग, 1/3 भाग आप टैक्स के रूप में दे दीजिए राजा को। ये जब्ती प्रणाली या दहसाला प्रणाली ये किसने शुरू की थी, यही आपसे पूछ रहा है। तो राजा टोडरमल ने शुरू की थी। राजा टोडरमल अकबर के राजस्व मंत्री थे। असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई ये किस वर्ष हुई थी? तो देखिए, असम के अहोम साम्राज्य और औरंगजेब के विरुद्ध ये लड़ाई हुई थी। औरंगजेब को जानिए तो इनका आप लोग टाइम पीरियड जान रहे हैं, 1658 से 1707। तो ये जो असम के अहोम साम्राज्य और मुगलों के बीच सरायघाट की लड़ाई हुई, तो ये किस वर्ष हुई? देखिए, औरंगजेब से हुई ना लड़ाई, तो इनमें से कोई सन है, इस समय तो औरंगजेब शासक थे नहीं। तो इस तरह से आप 3 ऑप्शन आपके एलिमिनेट हो गए। 1671 में ये लड़ाई हुई थी। वैसे भी आपको ये याद रहना चाहिए, अगर याद ना हो तो इस तरह से भी आप आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान जजिया कर किस पर लगाया गया था? तो देखिए, मुगल साम्राज्य के दौरान 4 प्रकार के कर लगाए गए थे, खराज, खम्स और जजिया, जकात। तो जजिया जो है ये गैर मुस्लिम नागरिकों पर लगाया जाता था। खराज जो था ये किसानों पे लगाया जाता था। अगला प्रश्न देखिए, 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने किसे हराया था? तो देखिए, 1526 में बाबर आ गया और उसने किसको हराया? इब्राहिम लोदी को हराया। इब्राहिम लोदी के बाद 3 साल बाद ये आ गए लोदी वंश के अगले शासक महमूद लोदी, बाबर ने इनको भी हराया। यही आपसे यहाँ पूछ रहा है। 1529 में घाघरा का युद्ध हुआ, 1526 में पानीपत का पहला युद्ध हुआ। तो 1529 में घाघरा के युद्ध में मुगल बादशाह बाबर ने महमूद लोदी को हराया। ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, मुगल बादशाह अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल बादशाह अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सिकंदरा कहाँ है? आगरा में। ठीक है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, शेरशाह की महानता किसमें निहित है? तो शेरशाह का जो सबसे इनमें से महान कार्य है वो प्रशासनिक सुधार है।
शेरशाह थोड़े समय तक ही शासक रहे। इन्होंने किसको हराया था? हुमायूं को। हुमायूं, इन्हीं के कारण हुमायूं को भारत से निर्वासित होना पड़ा। अब देखिए आर्किटेक्चर की जड़ने की तकनीक, पिएट्रा ड्यूरा, ये एक आर्किटेक्चर की टेक्निक है। इसमें पत्थरों को तराशा जाता है, एक विशेष आकार में तराशा जाता है, उसके बाद इन्हें जोड़ा जाता है। इस पूरी कला को क्या कह रहे हैं? पिएट्रा ड्यूरा कह रहे हैं। तो ये कह रहा है कि ये पिएट्रा ड्यूरा की तकनीक है, इनमें से किस में ये यूज हुई है, किस स्मारक में? तो ये तकनीक ताजमहल में यूज हुई है। आगरा की जो मोती मस्जिद है, ये किस मुगल शासक से संबंधित है? ये किससे संबंधित है? शाहजहां से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए, बादशाह अकबर ने बुलंद दरवाजा किस वर्ष बनवाया? वर्ष 1601 में बादशाह अकबर बुलंद दरवाजा बनवाते हैं और 1605 में बादशाह अकबर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इस तरह से रिलेट करके पढ़िए, आपको याद रहेगा। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा स्मारक बादशाह औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बनवाया गया था? देखिए, औरंगजेब के बेटे द्वारा अपनी मां की याद में बीबी का मकबरा कहाँ बनवाया गया था? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में औरंगजेब के बेटे आजम शाह द्वारा बीबी का मकबरा बनवाया गया था। ये बिल्कुल ताजमहल की प्रतिकृति है, इसे दक्कन का ताज भी कहा जाता है। फ्रांसीसी यात्री बर्नियर किस वर्ष भारत आया? तो बर्नियर कब भारत आया? 1658 में। आप देखेंगे टाइम पीरियड है औरंगजेब का, इनसे 2 वर्ष पूर्व 1656 में बर्नियर भारत आता है। ऑप्शन ए राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, मज्म उल बहरैन ये नामक पुस्तक लिखने वाला मुगल शासक कौन था? तो ये दारा शिकोह था। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो गया। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसने कोहिनूर हीरा और शाहजहां के रत्न जड़ित मयूर सिंहासन को छीन लिया? देखिए, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था भारत में, मोहम्मद शाह रंगीला या बहादुर शाह द्वितीय के समय में। तो नादिर शाह का हमला हुआ था, नादिर शाह अपने साथ कोहिनूर हीरा और रत्न जड़ित मयूर सिंहासन ले गया। अवध का अंतिम नवाब कौन था? तो अवध का अंतिम नवाब था वाजिद अली शाह। ऑप्शन सी आपका सही हो गया आंसर। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र अवध वंश की नींव रखी? तो अवध की नींव किसने रखी? सआदत खान ने। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल की दीवानी किस वर्ष दी? तो इलाहाबाद की संधि हुई 1765 में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो गया। मीर जाफर को किस वर्ष पुनः बंगाल के नवाब के रूप में प्रतिष्ठित किया गया? देखिए, 1757 में प्लासी, 1764 में बक्सर, और तभी जो है मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। प्लासी का युद्ध किसने जीता था? तो देखिए, प्लासी का युद्ध ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जीता था वर्ष 1757 में। बंगाल किसके नेतृत्व में धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से अलग हो गया था? तो ये मुर्शीद कुली खां, इन्हें बंगाल का सूबेदार बनाया गया था। इनके नेतृत्व में बंगाल धीरे धीरे मुगल नियंत्रण से बाहर हो गया। 1756 में सिराजुद्दौला किसके बाद बंगाल के नवाब बने? तो देखिए, बंगाल के नवाब बने पहले मुर्शीद कुली खां, फिर अली वर्दी खां, उसके बाद सिराजुद्दौला। तो ये आपसे पूछ रहा है, सिराजुद्दौला से पहले बंगाल के नवाब कौन थे? तो अली वर्दी खान। करनाल का युद्ध फारसी बादशाह नादिर शाह ने किसे हराकर जीता? देखिए, ये क्वेश्चन अभी आया था आपका। मुगल शासक थे मोहम्मद शाह, मोहम्मद शाह रंगीला। इन्हीं के शासनकाल में भारत पर नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। निम्नलिखित में से किसने मांडू को अपनी राजधानी बनाया? होशंग शाह ने मांडू को अपनी राजधानी बनाया। 18वीं शताब्दी के भारतीय युद्धों के संदर्भ में पैदल सेना के सैनिकों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली भारी बंदूक को अन्य किस नाम से भी जाना जाता था? तो इन भारी बंदूकों को मस्कट भी कहा जाता था। अगला देखिए, अपने 5 वर्षीय वीर नारायण की ओर से शासन करने वाली रानी दुर्गावती किस जनजाति से संबंधित थी? तो ये रानी दुर्गावती गोंड जनजाति से संबंधित थी। उड़ीसा में गजपति साम्राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? ये 1435 में हुई थी।
712 में भारत पर हुए अरब आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने किया था। तराइन के युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को किसके हाथों पराजय मिली? तो मोहम्मद गोरी के हाथों। चंदावर की लड़ाई मोहम्मद गोरी और किस वंश के कन्नौज के जयचंद के बीच हुई थी? तो ये गढ़वाल वंश था, कन्नौज में इन्हीं के बीच युद्ध हुआ था। कालानुक्रम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले आएगी? सिकंदर की मौत, शक युग का आरंभ, हर्षवर्धन का राज्यारोहण या गुप्त युग का आरंभ। तो देखिए जो इसमें ऑप्शन में क्रम दिया है इसका यही क्रम है, तो इसमें सबसे पहली घटना आएगी सिकंदर की मौत। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो विक्रमांक देवचरित ये रचना जो है इसके रचनाकार कल्लड़ ना होकर बिल्लड़ है। राज तरंगिणी जो है ये कल्लड़ की रचना है। गीत गोविंद जयदेव की रचना है और पृथ्वीराज रासो चंदबरदाई की रचना है। तो इसमें कौन सा युग्म सही है? ऑप्शन बी आपका राइट आंसर। 14वीं शताब्दी का ग्रंथ लीला तिलकम किस शैली में लिखा गया है? तो ये ग्रंथ मणि प्रवालम शैली में लिखा गया है। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन डी राइट आंसर हो गया। गोल गुंबज कहाँ स्थित है? तो ये कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है। बाराबती किला भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बाराबती किला जो है ये उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसी के पास एक बाराबती हमारा इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम भी है। 1708 में गुरु गोविंद सिंह जी की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल साम्राज्य के खिलाफ विद्रोह किया? तो बंदा बहादुर के नेतृत्व में। राजा मान सिंह तोमर ने किस क्षेत्र पर शासन किया था? तो ग्वालियर क्षेत्र पर इन्होंने शासन किया था। गुरुमुखी लिपि का आविष्कार निम्नलिखित में से किस गुरु द्वारा किया गया था? तो देखिए गुरु नानक सिख धर्म के पहले गुरु थे, इनके उत्तराधिकारी हुए गुरु अंगद देव, इन्होंने ही गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किया था। तो इस प्रकार से आपका मध्यकालीन भारत एसएससी जीडी काउंट कांस्टेबल एग्जाम के लिए कंप्लीट होता है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।